अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज असेसमेंट। और हम एमसीक्यूज के जरिए जो है ना वो तमाम अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे और पूरे चैप्टर की एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना उसकी गो थ्रू रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइडर्स इन अ फेरिस व्हील। अब बेटा देखिए, ये जरा कॉन्सेप्ट को समझ लें कि फेरिस व्हील क्या होता है और राइडर्स मतलब कि वो मतलब कैसे मूव करेंगे। फेरिस व्हील बेटा एक बहुत बड़ा झूला होता है, लाइक एक व्हील की तरह, ठीक है, और वो इस तरह करके मूव करता है। अब जब फेरिस व्हील की बात करें तो वो ओवरऑल रोटेटरी मोशन में है, लेकिन जब उसके जो राइडर है, ठीक है, वो जब मूव करेगा तो वो अलोंग सर्कल मूव करेगा। ठीक है, तो फेरिस व्हील ओवरऑल रोटेटरी मोशन में होता है, लेकिन उसके अंदर जो राइडर बैठा होता है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा होता है। तो राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोसेस सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वहां पर हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो राइडर्स इन अ फेरिस व्हील है वो ट्रांसलेटरी मोशन में, चूंकि वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डैश मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग ए जिगजैग पाथ इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। तो अब आपको पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये भी इनके पास भी रैंडम मोशन होता है, और इनके जो रैंडम मोशन को हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं वो ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाउंसिंग बॉल प्रोसेस डैश मोशन। ठीक है, कि जो बाउंसिंग बॉल है उसके पास कौन सा मोशन होता है। अब देखिए, बाउंसिंग बॉल जो है ना वो लाइक दैट जब इस तरह करके बाउंस कर रही है फिर वापस जा रही है, बाउंस कर रही है, तो वो इस वक्त अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके पास लीनियर मोशन होगा। अब चूंकि यहाँ पे लीनियर मोशन एज इट इज ऑप्शंस में नहीं मौजूद, तो हमें पता है कि लीनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन अलोंग सर्कल, और डिसऑर्डर्ड इरेगुलर मोशन से हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी होगा तो वो हमारे पास लाइक ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा। तो चूंकि अभी इसका आंसर लीनियर मोशन है तो यहां पर मैं ट्रांसलेटरी मोशन को टिक करूंगा। ठीक है, पिक अप ए वेक्टर क्वांटिटी, कि इनमें से वेक्टर कौन सा है। ठीक है, वेक्टर वो होगा जिसकी डायरेक्शन होगी, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेट, हाँ वेट की डायरेक्शन होती है, ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद लेंथ जो है इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, लेंथ अगर एज इट इज पूछा जाए तो ये स्केलर ही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली लेंथ को हम जो है ना वो एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि हम लेंथ मेजर किसकी कर रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की लेंथ बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी तो बेटा एक लेंथ है ना, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की लेंथ बता रहे हैं तो वो एक वेक्टर हो जाएगी। अगर हम डिस्टेंस की लेंथ बता रहे हैं वो एक स्केलर हो जाएगी। तो एक्चुअली लेंथ पे डिपेंड करता है कि हम लेंथ किसकी बता रहे हैं। वैसे जनरली अगर लेंथ की बात की जाए तो वो स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पिक अप ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर कौन सी है। फोर्स की डायरेक्शन होती है तो वेक्टर है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है वो भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मतलब कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सी बात गलत है। ठीक है, यानी कि सही नहीं है, हमने गलत बात चूज करनी है। सबसे पहले करेंगे लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वेक्टर्स की लेंथ है वो उनका मैग्नीट्यूड बता रही होती है। बिल्कुल ठीक बात है। एरो हेड ऑफ ए वेक्टर ऑन ग्राफ शोज इट्स डायरेक्शन। हाँ जी, हम जो एरो हेड उसका बनाते हैं किसी भी वेक्टर का, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली, बिल्कुल ठीक बात है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विदाउट डायरेक्शन, नहीं बिल्कुल गलत बात है। वेक्टर्स को एक्सप्लेन करना हो तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। वेक्टर्स का मतलब ही है कि उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताने के बाद होती है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। उसने कहा था कि गलत ऑप्शन चूज करना है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। अच्छा, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अच्छा, जो कोई भी बॉडी पोजीशन चेंज करती है ना तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। जैसे लेट्स से कि यहां से एक बॉडी है, ये पॉइंट ए पर गई है, ठीक है, और ये बॉडी यहां पर आई है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन उसकी ए पे थी और फाइनल पोजीशन बी पे है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसने कितनी पोजीशन चेंज की है, तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और जो कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो किसी भी बॉडी की जो पोजीशन चेंज होती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। इफ वी डिवाइड डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे सो द आंसर इज वेलोसिटी।
अगर आप डिस्टेंस को टाइम पे करेंगे तो आंसर स्पीड आएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो वेलोसिटी आएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ ए फाल्कन कैन बी अप टू, ये बेटा सिंपल आपका साइड बॉक्स का एमसीक्यूज है, 200 किलोमीटर पर आवर है जो स्पीड ऑफ द फाल्कन है। और इसके अलावा यहाँ से आपको मैं एक और एमसीक्यूज बता देता हूँ। जो फाल्कन है एक्चुअली इट इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ कौन है, फाल्कन है। ठीक है, तो ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर या इससे भी ज्यादा जो है ना वो उड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और आपका एमसीक्यू इसके साथ ही है कि जो चीता होती है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रिकॉर्ड की गई, 70 किलोमीटर पर आवर चीता की स्पीड रिकॉर्ड की गई है। तो ये इसके साथ वाला एमसीक्यू है, ये भी आपने कर लेना है। ए स्प्रिंटर कंप्लीट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स। ठीक है, कि वो 100 मीटर रेस 12 सेकंड में कंप्लीट कर, उसकी एवरेज स्पीड बताएं। अब आपको पता है जो हमारे पास एवरेज स्पीड होती है इसका जो फॉर्मूला था, तो टोटल डिस्टेंस जो कि हमारे पास 100 मीटर है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो कि 12 सेकंड्स है। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो दो एमसीक्यूज है ना ये मैंने बनाए हैं जो आपके एग्जाम्पल 2.3 है ना उसके कॉन्सेप्ट को लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना एग्जाम्पल 2.3 का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट मेनली जो है ना वो क्या कहते हैं बेस कर रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि एक साइक्लिस्ट है, उसने अपना जो है एक सर्कल कंप्लीट किया है और उसका रेडियस 60 मीटर है और उसने 1 मिनट में कंप्लीट किया है। 1 मिनट का मतलब यह है कि जो हमारे पास टाइम होगा वो 60 सेकंड्स होगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड भी बतानी है, उसकी वेलोसिटी भी बतानी है। सबसे पहली बात तो बेटा ये देखिए कि वो अगर इस पॉइंट पे शुरू हुआ और उसने कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर उसने कंप्लीट सर्कल मूव किया है तो यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटे वो जीरो होगा, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो आंसर है वो मुझे पहले ही पता चल गया कि जीरो है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने सर्कल कंप्लीट कर लिया ना उसी जगह पे वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अच्छा, अब स्पीड की बात करते हैं। तो बेटा स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए जो कि उसने यहाँ पे नहीं बताया हुआ। हाँ, उसने एक चीज बताई है कि जो उसका रेडियस है सर्कल का वो मेरे पास 60 मीटर है। ठीक है, सो इन दैट केस हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है ना इसका जो डिस्टेंस होता है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर, यानी कि कंप्लीट सर्कल की जो बाउंड्री है वो 2 पाई आर की इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। तो जो मेरे पास स्पीड है वो इक्वल आ जानी है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर मैं 2 पाई लिखूंगा, रेडियस जो है वो मेरे पास 60 मीटर है और जो टाइम है वो मेरे पास 60 सेकेंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60 से कट जाएगा 2 पाई, यानी कि 2 को मैं 3.14 पे अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.28 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड उसने पहले पूछी है तो स्पीड पहले बताएंगे, वो मेरे पास आ गई 6.28 मीटर पर सेकेंड और जो वेलोसिटी है वो जीरो आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि हमने तरतीब में बताना है ना, पहले स्पीड बतानी है बाद में वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कार है वो कंप्लीट करती है सेमी सर्कल। अब देखे मेरी बात सुने, वहां पर कंप्लीट सर्कल था, यहाँ पे सेमी सर्कल है, फर्क है दोनों में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जरा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा दूं कि सेमी सर्कल को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, यानी कि सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये हाफ सर्कल है। ठीक है, 10 सेकंड में, और उसका रेडियस जो है वो 100 मीटर बता रहा है, जो रेडियस है उसका वो 100 मीटर बता रहा है। ठीक है, सो इन दैट केस बेटे हम ये बात करते हैं कि इसका जो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस बेटा इसका ये बनेगा हाफ सर्कल। अब आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल की जो बाउंड्री है 2 पाई आर होती है, तो हाफ सर्कल की बाउंड्री जो है वो हमारे पास पाई आर होगी, यानी कि जो डिस्टेंस है बेटा वो मेरे पास आ जाएगा पाई आर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बनेगा, यानी कि ये वाला जो इतना जो है वो मेरे पास रेडियस है तो ये वाला भी रेडियस होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस तरह बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r के बराबर होगा। अब बेटा मैंने फाइंड करनी है इसकी स्पीड। स्पीड जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रेडियस है बेटे वो मेरे पास आ जाना है 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 31.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह बेटा जब मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड बेटा मेरे पास इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
अब जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, चूंकि वो 2r के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ जाना है 200 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 100 सेकेंड्स। तो जो मेरे पास वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये 31.4 और ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब उसने स्पीड और वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली पूछे, तो पहले मैं स्पीड का आंसर दूंगा और फिर बाद में वेलोसिटी का। तो 31.4 और 20 मीटर पर सेकेंड, मेरा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। और वो कह रहा है कि इट बिकम्स एट मतलब 10 मीटर पर सेकंड पे वो पहुंच जाती है, ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम बताया गया, एक्सेलरेशन पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल इस दैट पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी थी 10, तो ये मेरे पास आ जाना है 10 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम है 5 सेकंड्स। 10 में से 25 माइनस किया माइनस 15 मीटर पर सेकंड, इसको 5 सेकंड्स पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाना है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन तो हमारे पास -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, लेकिन आप देखें यहाँ पर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दो ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर आप जरा एक चीज समझ लें बेटा, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, तो जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही है तो जो वेलोसिटी डायरेक्शन वही सेम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि आप जरा अगर तवज्जो करें तो वो किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होता है, ठीक है। अब अगर वो ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सो इन दैट केस उसका जो एक्सेलरेशन होगा बेटे वो होगा टुवर्ड्स वेस्ट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि ऑपोजिट होगा, क्योंकि वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, 25 से 10 पे आई है, ठीक है। तो ये बेटे मेरे पास जो है ना वो सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, के पहले 3 सेकंड्स में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो किसके इक्वल होगा। बेटा देखिए, जब हमने उसको ड्रॉप किया तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल मोशन यहाँ पे पुट करता तो h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर। अच्छा बेटा, इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 में कितना करेगा, 3 में कितना करेगा, क्योंकि g की वैल्यू सेम रहनी है, टाइम आपने पुट करते रहना है। अब चूंकि उसने टाइम बताया मेरे पास 3 सेकंड, तो इसको हम पुट कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू 1/2 g की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो टाइम है वो 3 सेकंड्स का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया 9 को 10 पे मल्टीप्लाई किया 90 को 2 पे डिवाइड किया 45, सो द आंसर इज 45 मीटर। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। मैं इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं मैक्सिमम पॉसिबल सारे आपको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा तो वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और अगर वेरिएबल स्पीड से चल रहा होगा तो जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में हमने क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा, अगर वो यूनिफॉर्म डीसेलरेशन से चल रहा होगा तो वो डिक्लाइन टू टाइम एक्सिस बनेगा, ठीक है। ये मेरा जो ग्राफिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है उसमें मैंने सारा डिटेल में समझाया है कि ग्राफ कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बताना है किसके लिए, ऐसा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस बनता है। Distance covered by a car will be dash if it moves at a uniform speed of 7 मीटर पर सेकंड for 7 seconds। अच्छा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है ना उसके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये सिर्फ तब वैलिड है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना तो उसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगा सकते हैं। तो अब उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 सेकंड्स के साथ, ये मेरे पास टाइम है और ये स्पीड है, ठीक है।
सो जो मेरे पास डिस्टेंस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मीटर विल बी द आंसर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल्स टू, बेटा देखिए मैंने कहा था कि जो स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन की इक्वल होती है, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो स्पीड की इक्वल होती है। अब चूंकि उसने स्पीड टाइम ग्राफ पूछा हुआ है तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अच्छा, मोशन ऑफ अ कार इज शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में एक कार का मोशन दिखाया गया है कि वो पहले 0 से 10 पे गई है, बाद में यूनिफॉर्म चली है, फिर डिसेलरेट हो गई है। तो कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस इसने कवर किया ना वो बताएं। बेटा देखिए मेरी बात सुने, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया फाइंड कर लेता हूँ, ये ग्राफिकल एनालिसिस में भी मैंने डिटेल में बात समझाई थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी काफी डिटेल में बात समझाई थी कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया फाइंड कर लेते हैं तो वो डिस्टेंस की इक्वल होगा। तो ये आपका एक एमसीक्यूज भी है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि हम ये एरिया फाइंड कर लेंगे। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ये ट्रेपीजियम बन रही है। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि वो क्या होता है कि हमने पैरेलल साइड्स को जमा करना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स को जमा कर लो, एक पैरेलल साइड ये है, एक ये है, तो इनको जमा कर लो 10 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, और जो भी आपका आंसर है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना उनका जो आपस में डिस्टेंस है। अब देखिए इनका जो डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 से शुरू हो रहा है और ये जो लाइन है वो 10 तक जा रही है। आप देखिए, ठीक है, तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये 20 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 2 15 हो गया। तो बेटा ये मेरे पास 15 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड, सो माय आंसर इज 150 मीटर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटे बात करते हैं कि ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, इसको ना मैं आपको दो तरीकों से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको डिस्टेंस टाइम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना के ना तो उसका एरिया फाइंड करके दिखाऊंगा। हमारा दोनों मरतबा आंसर जो है ना वो सेम आएगा। तो अगर एमसीक्यूज में है तो आप शॉर्टकट मेथड यूज कर लें, आप ये वाला तरीका यूज कर लें कि आप एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ फाइंड कर लें। अगर न्यूमेरिकल टाइप आएगा फिर तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन करनी पड़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना हमारे पास एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो चलो हम फिर यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। वो रेस्ट से शुरू हुआ है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 40 मीटर पर सेकंड पे आ गया तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम जो है वो 10 सेकंड्स है। तो एक्सेलरेशन बेटे हम फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। 40 मीटर पर सेकंड माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स। 40 को 10 पे डिवाइड कर तो ये मेरे पास आ जाना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया है तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। सो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 है तो ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाना है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 10 सेकंड्स के स्क्वायर के साथ। बेटे 10 का मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है, 100 को 4 पे मल्टीप्लाई किया, 400 डिवाइड बाय 2 200 में ये जो सारा फैक्टर है ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। तो ये तो बेटा मेरे पास एक कैलकुलेशन वाला मेथड था, मेरा आंसर आ गया है। चलिए अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ना वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा कि स्पीड टाइम ग्राफ का इसका ये ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, देखिए बेटा वो रेस्ट से शुरू हो रहा है और 40 मीटर पर सेकंड तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कितनी है मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड है। तो 40 मीटर पर सेकंड तक जा रहा है और इस दौरान बेटे जो उसको टाइम लग रहा है ना वो बता रहा है कि 10 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा इसके अंडर जो एरिया है उसको फाइंड कर लूंगा। अब पहले तो मैं ये देखूंगा ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल का जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है मेरे पास 10 सेकेंड्स और इसकी हाइट कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का।
तो हाइट मेरे पास आ जानी है 40 मीटर पर सेकंड। 40 को 10 पे मल्टीप्लाई किया 400 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास अगेन आंसर क्या आ गया 200 मीटर। तो चाहे मैं कैलकुलेशन से कर लूं चाहे मैं ग्राफ से कैलकुलेट कर लूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। ये जरा शॉर्टकट मेथड है, तो एमसीक्यूज में आप इसको यूज कर लिया करें। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले समझ ले टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। बेटे जब कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में नीचे आ रहा होता है ना, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है, और एक्सेलरेशन कम होते होते उसका जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है एक पॉइंट पे आके, और उस पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। अब बेटा चूंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई है तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है और एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाता है। तो उस पॉइंट को बेटा हम कहते हैं अब उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पर जो हमारे पास स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये दोनों बातें ठीक है। अच्छा, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, के एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शंस ना मैं आपको तीन एमसीक्यू से तीनों जरा रिपीट कर देता हूं। बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर लीनियर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट बेटा सर्कल में मूव कर रहा है, ये जरा बेटे समझ ले बात तो बच्चों से, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में है, तो बेटा इन दैट के जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हम अलोंग दी टेंजेंट लेते हैं और जो एक्सेलरेशन उसको अलोंग दी रेडियस लेते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस बेटे होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपने याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिया गया है और उसकी बेटे एवरेज स्पीड पूछी गई है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड हमारे पास होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप देखें ये यहां से शुरू हुआ है जीरो से लेकर और यहां तक वो शो कर रहा है कि 10 सेकंड में उसने ये अपना जर्नी जो है वो मुकम्मल की है। तो टाइम तो हमें मालूम है, डिस्टेंस मालूम नहीं है, फिर हम वही मेथड यूज करेंगे। हमारे पास ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर आने वाला जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे शेप कौन सी बनी है, तो ये शेप बनी है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का मैं आपको बता चुका हूं हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 10 सेकंड्स, यानी कि ये मेरे पास एक पैरेलल साइड है और दूसरी पैरेलल साइड है ये 6 सेकंड्स प्लस 6 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इनका जो आपस में डिस्टेंस बन रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 2 8 और 8 को जब मैंने 20 पे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाना है 160 मीटर। तो बेटा ये मेरे पास डिस्टेंस आया है। ठीक है, जो हमारे पास एवरेज स्पीड होती है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना 160 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, तो ये मेरे पास 16 मीटर पर सेकंड जो है वो आंसर आ जाना है। मतलब ए ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर है। ग्रेटर द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ मींस ग्रेटर दी। बेटे देखिए स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट क्या करती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट करती है स्पीड को, वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहां पर बेटे नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप ग्रेटर होगी इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ग्रेटर दी स्पीड। एग्जैक्टली इस तरह अगर मैं यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ पूछता तो उसकी अगर हमारे पास स्लोप इंक्रीज होती तो उसका मतलब था कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो चलो यहाँ पर हमारा आंसर स्पीड आएगा। इफ थ्री बॉडीज ऑफ 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर व्हिच वन विल रीच अर्लियर। बेटे देखिए मेरी बात सुने, ये चीज ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में है, कॉन्सेप्ट समझने क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, ये मैस पे डिपेंड नहीं करता। और ये गैलीलियो ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। और जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, पीसा के साथ करके लीनिंग टावर है, उसके ऊपर उसने ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और उसने ये बात बताई थी कि मैथ जितना मर्जी हो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम सेम हाइट से फेंकते हैं वो सेम टाइम लेगा। ठीक है, चाहे वो कम मैथ है चाहे वो ज्यादा है। तो अब ये तीन डिफरेंट मैसेज हैं, इनको हम अगर फेंकते हैं तो तीनों के तीनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, अ बॉडी मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद वो एक्सेलरेट होती है एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बेटा एक्सेलरेशन आ गया फॉर 2 सेकेंड, तो ये आ गया टाइम। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है।
बेटा इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो इसका मतलब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहां से बेटे आप लोगों ने एमसीक्यूज बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को फॉर्मूला यूज करने आए, आप लोग इक्वेशंस यूज करनी है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा डाटा दिया गया है तो हम कौन सा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं थर्ड यूज नहीं कर सकता था, वजह क्या है कि थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी जो कि मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज की है। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड और टाइम से मल्टीप्लाई किया 2 सेकंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर देना मैंने, टाइम है मेरे पास 2 सेकंड्स इसका स्क्वायर। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाना है 10 मीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 मीटर। अब जब मैं इस सारे को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 पे मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 16 मीटर। ओके, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अब आपको पता है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि सिंपली अगर हमारे पास वेक्टर है इस तरह एक्सेलरेशन तो उसके ऊपर मैं एरो डाल दूं, और दूसरा मेथड क्या होता है कि या मैं उसके ऊपर सिंपली बार डाल दूं। एरो या बार का मतलब है ये वेक्टर है, तो हम एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बार्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दैट केस बोथ ए एंड बी। अच्छा, उसके बाद बेटा वो कह रहे हैं पिक अप द ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही एमसीक्यूज बेटे बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप देखें वर्ड चेंज हो रहे हैं, वही एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर वन बाय वन करके हम देखते हैं, हमने देखते हैं कि इनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा है, ठीक है। ये बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और जब आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल ग्राफ बनता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये रेस्ट पे है। अब यहां पर देखें ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यहां पर आपको एक स्लोप नजर आ रही है। अब स्पीड टाइम ग्राफ पे स्लोप जो होती है ना वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अब स्ट्रेट स्लोप है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब अब देखें ये डीसेलरेशन है, लेकिन उसने यहाँ पर वाजे नहीं किया कि हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की है नेगेटिव की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये बेटा सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, स्ट्रेट स्लोप नहीं है बल्कि वो एक डिसऑर्डर्ड किस्म की स्लोप है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा वाहिद ऑप्शन सी ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी है। कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बेटा ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका मैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ले लेता हूँ। बेटा डेल्टा वाई जो वो मेरे पास 15 आ जाना है और जो डेल्टा एक्स है वो 10 आ जाना है, तो जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास इक्वल आ जाना है। वैसे भी आप देख सकते हैं ना कि वो 15 से शुरू हो रहा है और 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं तो ये मेरे पास 0 माइनस 15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय बेटा 10 सेकंड्स हो जाना है। तो एक्सेलरेशन बेटा मेरे पास -15 तो -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो मेरा पहला ऑप्शन है वो गलत है। उसकी वजह क्या है कि वो कह रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि मेरा आंसर आया -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद कह रहा है कार हैज अ कांस्टेंट स्पीड। जैसे ही इसने वर्ड यूज किया कांस्टेंट स्पीड, बात गलत हो गई है, क्योंकि इसकी स्पीड 15 से 0 पे आई है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तीसरे ऑप्शन में वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। तो चलो फाइंड करके देख लेते हैं डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करके, ठीक है। तो एक्चुअली बेटे हम फिर क्या करेंगे कि ये चूंकि हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल का जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इसकी बेस अगर हम देखें तो वो बनती है 10 सेकंड्स, बेस बनती है 10 सेकंड्स, और अगर हाइट देखें तो वो बनती है 15 मीटर पर सेकंड। हाइट जो है बेटे वो मेरे पास बन जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब बेटे इसको मैं सॉल्व कर ले तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, 15 को 10 पे मल्टीप्लाई किया 150, 150 को 2 पे डिवाइड किया 75 मीटर, मेरे पास आंसर आ गया। चले खैर, तो ये बेटा ऑप्शन जो है वो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बेटा वो कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालता हूं ना तो टोटल डिस्टेंस है 75 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम है 10 सेकंड, तो मेरे पास एवरेज स्पीड आती है 7.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। एक वाहिद ऑप्शन जो ठीक है वो सी ऑप्शन है, जो कि मेरे पास कह रहा है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 75 मीटर की है।
ओके, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। ठीक है, कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से शुरू हुई है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये बेटा उसका एक्सेलरेशन दिया गया है यहाँ पर, ये उसका एक्सेलरेशन है, और 5 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। तो यहाँ पर बेटा ये टाइम गिवन है, तो आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करूं तो मैं आंसर निकाल लूंगा। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन है बेटा मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है 5 सेकंड्स। ठीक है, ये 0 तो किया, 5 को 2 पे मल्टीप्लाई किया, 10 मीटर पर सेकंड बेटे मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड फॉर, ये बेटे जब मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था इससे पिछला लेक्चर, उसमें बेटे मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सिर्फ कब वैलिड होंगे, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, और दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन में होगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या क्या बातें डिस्कस की थी कि लीनियर मोशन में होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों शर्तें होना जरूरी है। सो आवर आंसर इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, और 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। बेटा ये जनरली जरा आप समझ लें कि अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड क्या होता है। जनरल मेथड है हर किसी के लिए, मैं 10 के लिए पूछ लूं, 20 के लिए पूछ लूं, 30 के लिए पूछ लूं, जनरल मेथड है। आपने जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, आपने उसको 36 पे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि अब ये 1 है ना, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 पे और डिवाइड कर दूंगा 10 पे। सो माय आंसर इज 3.6, यानी कि यहां पर बेटे मेरे आंसर आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब जब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमने उल्ट करना है। अब हम 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 पे डिवाइड करेंगे, यहां पर 10 में दे दूं, 20 दे दूं, 30 दे दूं, जो मर्जी ऑप्शन आ जाए, जनरल मेथड यही रहेगा कि आप 10 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 36 पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 10 पे और 36 पे डिवाइड करता हूं, सो द आंसर इज 2.77। इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 0.277 मीटर पर सेकंड। तो पहले का आंसर 3.6 है, दूसरे का 0.277 है, तो यहां पर बेटा ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है तमाम बच्चों तक जो वीडियो को शेयर किया करें लाजमी तौर पे, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।